नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर पल्लवी शर्मा आप सभी का कक्षा 12 की जीव विज्ञान की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपने कक्षा 11 में जीवों में कितनी विविधता पाई जाती है इसके बारे में पढ़ा है। बहुत प्रकार की प्रजातियां, चाहे वो पादपों की हो या प्राणियों की हो, इस पृथ्वी पे पाई जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो इस पृथ्वी पे आता है उसे एक दिन जाना भी पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जो भी जीव जन्म लेता है उसकी प्राकृतिक मृत्यु होती है। तो जन्म लेने से लेकर जो प्राकृतिक मृत्यु का जो समय है उसे हम जीवन अवधि कहते हैं, लाइफ स्पैन। ये जीवन अवधि जो है वो अलग अलग प्रजातियों की अलग अलग होती है। जैसे कि जो तितलियां होती हैं वो सिर्फ 1 या 2 हफ्ते जिंदा रहती हैं। जो कौवे होते हैं वो 15 साल तक जिंदा रहते हैं। जो कछुआ है उसकी आयु जो है वो 100 से 150 वर्षों तक की होती है। और इसी प्रकार बरगद जैसे कुछ वृक्ष हैं उनकी आयु तो बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि आपने सुना है कि बोध गया में भगवान बुद्ध का लगाया हुआ जो बरगद का वृक्ष है वो अभी तक जीवित है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बरगद का वृक्ष है उसकी आयु कितनी होती है। तो इतने दिनों तक जिंदा वो रहते हैं कोई भी जीव, और उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन मृत्यु होने के पश्चात भी जो प्रजातियों की संख्या है, जीवों की संख्या है, वो इस पृथ्वी पे कम नहीं होती है। इसके पीछे जो कारण है आज जो है हम इसी पे चर्चा करेंगे। जिस जैव प्रक्रम के कारण जीवों की संख्या इस पृथ्वी पे बनी रहती है उसे ही हम जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन। जीवों में जनन वह बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो जीव है वो अपने ही समान एक छोटे से जीव या संतति को पैदा करता है। ये संतति बड़ा होता है, फिर ये अपने समान दूसरे संतति को पैदा करता है, और इस तरह ये जीवन का चक्र जो है वो चलता रहता है, जिसमें जन्म, वृद्धि और फिर मृत्यु, ये चक्र जो है आपका चलता रहता है। अगर हम ये देखें कि जीव जनन किस प्रकार से करते हैं, तो सभी जीवों में जो जनन है वो एक समान नहीं होता है। ये उनके वास स्थान, जिस जगह पे वो रहते हैं, या फिर उनकी जो आंतरिक शरीर संरचना है और दूसरे अन्य जो कारक हैं उन पे निर्भर करती है। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो जीवों में जो जनन है उसमें काफी विविधता पाई जाती है। अगर सिर्फ कितने जनक जनन में भाग ले रहे हैं, अगर उस आधार पर हम देखें तो अगर केवल एक जनक जो है वो संतति को पैदा करने में भाग ले रहा है या जनन प्रक्रिया में भाग ले रहा है तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। यहाँ पर जनक एक ही होता है और वही जो है वो काफी होता है संतति को पैदा करने के लिए, तो वो अलैंगिक जनन। लेकिन जब 2 अलग अलग लिंग वाले जनक भाग लेते हैं या एक ही जनक से 2 अलग अलग लिंग वाले युग्मक बनते हो और उनके आपस में मिलने से संतति का जन्म होता हो, तो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों, अब हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की। अलैंगिक ये अधिकतर जो है वो मोनेरा, प्रोटिस्टा या जो एक कोश के जीव जैसे कि हमारे जीवाणु हैं इनमें पाया जाता है। और बहुत सारे जो निम्न पादप हैं या जो कुछ पौधे भी हैं तो वो जो है वातावरण के अनुकूल होने में या कुछ परिस्थितियों में प्रतिकूल वातावरण में भी अलैंगिक जनन करते हैं। अलैंगिक जनन में युग्मक तो नहीं बनते पर बहुत सारे प्रकार की अलैंगिक संरचनाएं बनती हैं, और इन संरचनाओं के बनने में जो है वो समसूत्री विभाजन का हाथ होता है। जैसा कि आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि जो कायिक कोशिकाएं हैं वो समसूत्री विभाजन के द्वारा अपनी संतति कोशिका बनाती हैं। तो जो
समसूत्री विभाजन है, इसमें गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका और संतति कोशिका में एक समान रहती है। तो इसी समसूत्री विभाजन के द्वारा अलैंगिक जनन में जो संतति है वो बनते हैं। अलैंगिक जनन को अगर हम उनके विधियों के अनुसार बांटें तो हम उसे विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, कायिक प्रवर्धन और पुनरुद्भवन में बांट सकते हैं। अब हम इन्हें आगे जो है विस्तार से देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जो एक कोश के जीव जैसे कि जीवाणु है, छोटे प्रोटोजोआ हैं, मोनेरा प्रोटिस्टा में ये आते हैं, तो उनमें आपका विखंडन, फिजन पाया जाता है। अमीबा में या बैक्टीरिया में जो फिजन पाया जाता है उसे हम द्विखंडन कहते हैं। द्वि मतलब दो, मतलब एक जीव दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। जैसे देखिए कि यहाँ पर ये एक अमीबा है। सबसे पहले इसका जो केंद्रक होता है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा दो हिस्सों में बंटता है और साथ ही साथ जो इसकी कोशिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य होता है वो भी आपका अंदर की तरफ धंसता है और धंसने के बाद जब इसमें क्रॉस वॉल बन जाती है तो आपकी एक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में बढ़ जाती है। ये दोनों संतति कोशिकाएं बिल्कुल समान गुणों वाली होती हैं और फिर वृद्धि करके ये कुछ ही समय में मातृ कोशिका के जैसे हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक जीव पूरी तरह से दो जीवों में बढ़ जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि एक कोश के जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। ठीक ऐसे ही मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जो होता है उसमें ये जो विखंडन है वो थोड़ा सा अलग होता है। वहां पर एक कोशिका जो है वो कई सारी छोटी कोशिकाओं में बढ़ जाती है। पहले कोशिका के अंदर जो कोशिका केंद्रक है आपका, वो आपका कई सारे मुक्त केंद्रकों में बढ़ता है और बढ़ने के बाद हर केंद्रक के चारों तरफ आपका कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाता है और वो हर एक कोशिका जो है एक जीव को बना लेती है और बाद में फिर ये उस सिस्ट को तोड़ के या कोशिका जिस कोशिका के अंदर ये बन रहे थे उसे तोड़ के बाहर आ जाते हैं और नए जीव को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार के विखंडन को हम बहु विखंडन कहते हैं। कभी कभी जो अमीबा होता है वो भी प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने पादान को संकुचित कर लेता है और अपने चारों तरफ 3 स्तर की एक पुट्टी बना लेता है, सिस्ट। और प्रतिकूल परिस्थितियों के रहते समय तक अमीबा आपका ऐसे ही रहता है और जब मौसम अनुकूल आता है तब तक उसके केंद्रक जो है वो विभाजित हो जाते हैं। उसके बाद उसके चारों तरफ कोशिकाओं छोटी छोटी कोशिकाएं बन जाती हैं जिन्हें हम अमीबाफ कहते हैं और फिर ये अमीबॉइड्स जो हैं वो पुट्टी को तोड़कर बाहर आ जाते हैं और इसे हम बीजाणु जनन भी कहते हैं। अलैंगिक जनन की जो दूसरी विधि है इसे हम कहते हैं मुकुलन या बडिंग, बड कलिका। जैसे कि ये है हमारा फंजाई ईस्ट सैक्रोमाइसीज। सैक्रोमाइसीज में क्या होता है कि पहले जो कोशिका द्रव्य है वो उसमें एक छोटा सा उभार बनता है और फिर जो केंद्रक होता है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा अपनी प्रतिलिपि बनाता है, जो दूसरा केंद्रक उस उभार में चला जाता है और इस उभार को ही हम बड कहते हैं या कलिका कहते हैं। बाद में जब ये इनके दोनों कलिका और मात्र कोशिका के बीच में आपका सेल वॉल बन जाती है तो ये जो बड है ये अलग होकर नए जीव को बनाती है। कभी कभी जब भोजन की प्रचुरता बहुत ज्यादा होती है तो जब तक आपका एक कलिका अलग होती है उसके पीछे दूसरी कलिका, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह जो है वो एक पूरा चेन बन जाता है। इसे हम सीडोमाइसीलियम कहते हैं। ठीक ऐसा ही मुकुलन जो है हमें सिलिंड्रेटा संघ के हाइड्रा में भी मिलता है। हाइड्रा की जो निचली सतह होती है वहां से भी इसी तरह
एक छोटा सा उभार शुरू होता है और धीरे धीरे ये उभार या कलिका जो है वो वृद्धि करके पूरे हाइड्रा को बना लेती है और फिर ये कलिका मुख्य शरीर से अलग हो जाती है और नए हाइड्रा को जन्म देती है। बच्चों, यहाँ पर जो मुकुलन हो रहा है वो बाहर की तरफ हो रहा है। कुछ ऐसी ही संरचना हमें स्पंज और ब्रायोफाइट्स जैसे कि मार्केंशिया में भी मिलती है, जहां इस तरह की अलैंगिक संरचनाएं बनती हैं जिन्हें हम जेम्यूट या जेमा कहते हैं। ये जेमा जो है जेमा कप में बनती है और ये भी अलैंगिक संरचनाएं हैं और ये भी समय आने पर अंकुरित होकर नए जीवों को बनाती हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों बीजाणु जनन की। बीजाणु जो है वो एक कोशिकीय छोटी पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं जो आगे चलकर अंकुरित होकर नए जीव को बनाती हैं। कभी कभी जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो ये बीजाणु जो है वो मोटी भित्ति के भी होते हैं या फिर जिस थैली के अंदर ये बन रहे होते हैं वो मोटी भित्ति वाली होती है, जिसे हम सिस्ट भी कहते हैं या बैक्टीरिया में उसे हम एंडोस्पोर कहते हैं। यहाँ पे ये क्लेमाइडोमोनास है। क्लेमाइडोमोनास में भी आपका जो केंद्रक है वो विभाजित होता है और विभाजित होने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स बना लेता है। ये जो स्पोर्स होते हैं उनमें आप देखिए कि यहाँ पे फ्लैजला है। इस फ्लैजला के कारण ये चलनशील होते हैं, इसलिए इन्हें हम जू स्पोर्स कहते हैं और यह पानी में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। ठीक इसी तरह पेनिसिलियम में जो बीजाणु बनते हैं वो किसी थैली के अंदर न बन के बाहर बनते हैं और वहां पे क्या होता है कि जो माइसीलियम है उसमें से कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो एक कोनिडियोफोर बनाती हैं और उस कोनिडियोफोर पे इस तरह की बॉटल की तरह संरचना होती है जो आपके छोटे छोटे कोनिडियाज को बनाती है, एक चेन में बनाती जाती है और ये कोनिडिया फिर जब तैयार हो जाते हैं तो टूट के अलग होते जाते हैं। अगर आपने कभी ब्रेड को खराब होते हुए देखा होगा, आपके घर में अगर ब्रेड खराब हो गई हो तो उस पे आप देखिए कि उस पे बहुत सारे पाउडर की तरह दिखाई देते हैं, कण दिखाई देते हैं। ये कण जो है आपके कोनिडिया ही है। बच्चों, अब हम बात करते हैं कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। आपने घर में अपने आलू देखा होगा, प्याज होगा, लहसुन होगा। अगर आप अपने घर में से लहसुन की कलियों को लेकर अगर आप उन्हें मिट्टी में लगा दें या आलू की जो उसकी ये आंख होती है उसे काट के अगर आप नमी वाली मिट्टी में लगा दें तो आप देखेंगे कि वो अंकुरित हो जाएंगे, उनमें से पत्तियां निकल आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आलू जो है एक रूपांतरित तना होता है और हर तने में आपकी पर्व होते हैं, पर्व संधियां होती हैं। तो आलू में ये जो पर्व संधियां होती हैं ये जो है जर्मिनेट कर जाती, अंकुरित हो जाती हैं और ये आपके नई पौधे को बनाने में सहायक होती है। तो जो आलू है उसका जो प्रवर्धन है, उसकी खेती जो है वो इसी के माध्यम से की जाती है। ठीक इसी तरह अदरक भी आपने देखा होगा। अदरक को भी अगर आप बालू में हल्की नमी के साथ रख दें तो वो भी अंकुरित हो जाएगा और उसमें अपस्थानिक जड़ें निकल आएंगी और जो उसके नोड्स हैं वहां से नई कलिकाएं बन जाएंगी। इसी तरह अगेव नाम का पौधा होता है जिसमें बुलबुल्स बनते हैं। जिम्नोस्पर्म जो होता है उसमें साइकस में इसी तरह बुलबुल बनते हैं और ये जो बुलबुल हैं इनको हम तोड़ के अगर मिट्टी में लगा दें तो इनसे नया पौधा बन जाता है। ब्रायोफिल्म की पत्तियों को भी अगर आप कभी इसे सुखाने की कोशिश करें तो जो पत्तियों की खाच होती है वहां पर आपकी पर्व संधियां होती हैं और इन पर्व संधियों से भी आपकी अपस्थानिक जो कलिकाएं हैं वो निकलती हैं और इन कलिकाओं को अगर हम तोड़ के अलग कर दें तो इससे भी हम नया पौधा बना सकते हैं। तो इस प्रकार कायिक प्रवर्धन में भी हम बिना किसी दूसरे जनक की भागीदारी के नए जीव को बनाते जाते हैं, इसलिए इसे भी हम अलैंगिक जनन में ही रखते हैं। अब जैसे आइकॉर्निया के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि आइकॉर्निया
जिसे जल हायासिंथ कहते हैं, इसमें जो कायिक प्रवर्धन जो है वो भूस्तारिका की वजह से होता है। यही कारण है कि यह जलाशयों में बहुत तेजी से फैलता है। तो अगर इसे हमें समूल नष्ट करना हो तो इसके तने के हर एक हिस्से को जब हम नष्ट करेंगे तभी किसी जलाशय से हम जलकुंभी को खत्म कर सकते हैं। कायिक प्रवर्धन के बाद एक और विधि है जो अलैंगिक जनन की विधि भी मानी जाती है। कुछ छोटे जीव जैसे कि हाइड्रा या प्लेनेरिया वगैरह होते हैं, उनमें क्या है कि अगर आप उनके शरीर के कई सारे हिस्से कर दें तो हर एक हिस्से से एक नया जीव बन जाता है। या फिर टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन में अगर हम पादपों की अगर एक कोशिका को भी ले तो उससे भी हम नए पादप को बना लेते हैं। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये रीजनरेशन होती है। पादपों में ये टोटीपोटेंसी के गुण के कारण कि जिसमें एक कोशिका जो है पूरे जीव को बना ले रही है, उसकी वजह से होती है। और ये भी एक अलैंगिक जनन की विधि है। जीवों में अलैंगिक जनन काफी तेजी से होता है और चूंकि इसमें हर समय समसूत्री विभाजन होता है तो जो जीव बनते हैं वो बिल्कुल अपने माता पिता के अनुरूप होते हैं। इनमें कोई भी आनुवंशिक विभिन्नता नहीं पाई जाती और इसी कारण जो है इन्हें हम क्लोन भी कह सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा जो ड्रॉबैक है बच्चों वो ये होता है, विभिन्नताएं ना होने के कारण वो अपने आप को बदलते हुए पर्यावरण के अनुकूल नहीं कर पाते। तो इसलिए जब पर्यावरण या मौसम में परिवर्तन हो रहा होता है तो उस समय अधिकतर जीव जो है वो लैंगिक जनन को करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि लैंगिक जनन यह एक धीमी और जटिल प्रक्रिया होती है और अधिकतर जो प्राणी उच्च प्राणी होते हैं या उच्च पादप होते हैं वो लैंगिक जनन के द्वारा ही प्रजनन करते हैं। लैंगिक जनन जैसे कि मैंने कहा कि इसमें बताया कि 2 जनक होते हैं। इसे हम देख लें कि ये जो जनक होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं। अगर हम पौधों में बात करें तो पौधे में अगर नर और मादा हिस्से या मादा इकाई अगर दोनों एक ही पुष्प एक ही पादप पे होते हैं, मतलब वहां पे नर युग्मक भी बने और मादा युग्मक भी बने, तो अगर वो पुष्प है तो उसे हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और अगर वो कोई पादप है जिसमें नर पुष्प भी है और मादा पुष्प भी है, अलग अलग हैं, तो उसे हम उभय लिंगाश्रयी कहते हैं। जैसे कि आपने कद्दू में देखा होगा और गुड़हल वगैरह तो सब द्विलिंगी होते हैं। लेकिन अगर नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग हो या नर पादप मादा पादप अलग अलग हो तो ऐसे पुष्पों को हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे स्त्री केसर पुष्प या पुंकेसरी पुष्प। या फिर अगर पादप ही अलग अलग है, एक नर पादप एक मादा पादप, तो उसे हम एक लिंगाश्रयी कहते हैं, जैसे कि आपने पपीते और खजूर में देखा होगा। लेकिन जो प्राणी हैं, प्राणियों में अगर नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों अगर किसी एक ही जनक के अंदर है, एक ही जीव के अंदर है, तो उसे हम द्विलिंगी कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। जैसे कि आपका केचुआ है, जोक है, ये आपके बाइसेक्सुअल हैं। लेकिन और अधिकांशतः जीवों में आपके जो नर जीव और मादा जीव अलग अलग होते हैं, मतलब इनमें सेक्स अलग अलग होता है, तो इन्हें हम एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल कहते हैं। अब ये बात पे हम बच्चों बात करेंगे कि क्या किसी भी जीव में लैंगिक जनन तुरंत शुरू हो जाता है? कोई भी पौधा, जैसे आपने बीज बोया पौधा निकला, क्या तुरंत उसमें फूल आने लगते हैं? नहीं। आपने ये देखा होगा कि जब आप कोई पौधा लगाते हैं तो पहले वो पौधा बड़ा होता है और बड़े होने के बाद उसमें जब एक निश्चित मात्रा में पत्तियां आ जाती हैं, एक निश्चित मात्रा में वृद्धि हो जाती है, उसके बाद उसमें फूल आना शुरू होते हैं। तो जब तक पौधे के शरीर में वृद्धि होती रहती है या किसी कोई बच्चा जो है वो छोटे से जब तक किशोरावस्था तक जाता है तो उस अवस्था को हम कायिक प्रावस्था या प्राणियों में किशोरावस्था कहते हैं। इसके बाद पुष्प हो, पादप हो या जीव हो, उनमें आपके लैंगिक जनन की शुरुआत होती है, मतलब उनके जो जनन अंग होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं या फूल आना शुरू हो जाते हैं। तो इस अवस्था को हम जनन प्रावस्था कहते हैं। अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन में आपके 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था जिसे हम निषेचन पूर्व अवस्था कहते हैं,
दूसरी अवस्था जिसमें निषेचन होता है, और तीसरी अवस्था जो निषेचन के बाद आती है। जैसा कि हमने पहले बात की कि लैंगिक जनन में दो जनक या एक ही जनक में नर और मादा युग्मक दोनों बनते हैं, और इन युग्मकों के संलयन के बाद जो है वो संतति का जन्म होता है। तो निषेचन पूर्व अवस्था की अगर हम बात करें तो उसमें दो प्रक्रियाएं होती हैं जो सबसे जरूरी होती हैं। वो होती है, पहला है आपका युग्मक जनन और दूसरा है आपका युग्मकों का स्थानांतरण। युग्मक जनन मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक का बनना। यहाँ पर अगर जो जीव है वो आपका द्विगुणित है तो उसमें युग्मक जनन से पहले आपके अर्ध गुणसूत्री विभाजन होता है उसकी जनन कोशिकाओं में, या जिसके हम मातृ कोशिका कहते हैं, और उसके बाद आपके अगुणित युग्मक बनते हैं। अगर ये दोनों युग्मक एक समान होते हैं तो हम इसे समयुग्मक कहते हैं। अगर दोनों युग्मक एक समान नहीं होते हैं तो उसे हम विषम युग्मकी कहते हैं। और अगर वो अगुणित जीव है जैसे कि छोटे जीव, तो वहां पर आपके समसूत्री विभाजन होता है युग्मक निर्माण के लिए, वहां अर्धगुणसूत्री विभाजन नहीं होता है और युग्मक बनते हैं। और युग्मकों के बनने के बाद फिर अगला जो चरण होता है वो होता है युग्मक स्थानांतरण का। जैसे कि अभी हमने क्लेमाइडोमोनास या क्लोरेला में देखा कि उसमें चलनशील संरचनाएं बनती हैं, तो उसी तरह अगर युग्मक जो है वो चलनशील होता है तो उन्हें आपस में मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती, उनका स्थानांतरण बहुत आसानी हो जाता है। लेकिन अगर युग्मक अचलनशील होते हैं तो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी कारक के द्वारा जाना पड़ता है, तो इसे हम युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे पौधों में युग्मक स्थानांतरण के लिए हम परागण की प्रक्रिया को अपनाते हैं और प्राणियों में ये मैथुन के द्वारा पूरा होता है। युग्मक स्थानांतरण के बाद जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, संलयित होते हैं, इसे हम सिनगैमी कहते हैं या निषेचन कहते हैं। जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उसमें ये निषेचन दो बार होता है। एक बार तो नर और मादा युग्मक मिलते हैं जिसे सिनगैमी कहते हैं, और एक बार नर युग्मक जो है वो ध्रुवीय कोशिकाओं से मिलता है। तो इस तरह आवृत बीजी पौधों में दो बार निषेचन होता है, इसलिए से हम दोहरा निषेचन कहते हैं। निषेचन कहाँ हो रहा है? अगर निषेचन शरीर से बाहर हो रहा है तो उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं, और अगर निषेचन शरीर के अंदर हो रहा है तो उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन का फायदा अगर ये देखें तो बाह्य निषेचन में युग्मकों के पास पास आने की जो संभावना है वो बहुत कम होती है, तो इसलिए युग्मकों को बहुत अधिक संख्या में बनाना पड़ता है। और आंतरिक निषेचन में संभावनाएं ज्यादा होती हैं युग्मक संलयन की, तो इसलिए यहाँ पर युग्मकों की संख्या को ज्यादा नहीं बनाना पड़ता। अधिकांशतः एक ही अंडकोशिका बनती है, भले नर युग्मक जो है वो ज्यादा बनते हैं क्योंकि नर युग्मकों को स्थानांतरित होना पड़ता है। तो इस प्रकार बाह्य और आंतरिक निषेचन जो है पाया जाता है। बाह्य निषेचन जब जितने भी जलीय जीव हैं उनमें पाया जाता है, आंतरिक निषेचन मनुष्य हैं या जो पुष्पी पादप हैं उनमें पाया जाता है। अब निषेचन के पश्चात दोनों युग्मक निषेचित हो गए। युग्मक थे अगुणित, अब जब वो अगुणित थे तो वो क्या होंगे? द्विगुणित हो जाएंगे, और द्विगुणित होने के पश्चात वो युग्मनज बनाते हैं, जाइगोट। जो अगुणित जीव होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो जैसे जिनमें केवल पूरे जीवन काल में केवल एक सेट होता है गुणसूत्र का, वहां पर युग्मनज बनने के बाद अर्धगुणसूत्री विभाजन होता है और फिर अगुणित जीव का निर्माण होता है। लेकिन जो उच्च जीव हैं वो द्विगुणित ही रहते हैं, और फिर ये युग्मनज जो है वो विभाजित होना शुरू होता है। उसमें कोशिका विभाजन होता है, फिर कोशिका का विभेदीकरण होता है। विभेदीकरण के पश्चात वो एक प्रो एम्ब्रियो बनाता है जिसे हम भ्रूणोद्भव कहते हैं, और फिर इसके बाद भ्रूण बन जाता है। ये जो हमारा भ्रूण है वो हमारा बीजांड के अंदर पाया जाता है, और इस प्रकार जो निषेचित बीजांड होता है उसे हम बीज कहते हैं। निषेचन पश्चात अवस्था में जो बीजांड बीज में बदल जाता है और बीजांड जिस अंडाशय में पाया जाता है वह अंडाशय जो है वो फल का निर्माण करती है।
ये फल गूदेदार भी हो सकते हैं और शुष्क भी हो सकते हैं। और इसी तरह जो भ्रूण है उसका भी जो भ्रूण है अगर हम प्राणियों में देखें तो उसका भी परिवर्धन जो है अगर शरीर के अंदर होता है तो उसकी उत्तरजीविता बढ़ जाती है, अगर शरीर के बाहर होता है तो उसकी उत्तरजीविता में कमी आती है। जैसे कि आपने देखा है कि जो पक्षी वगैरह होते हैं वो अंडे देते हैं तो कैल्शियम युक्त खोल के अंदर जो है वो भ्रूण बढ़ता है, तो ऐसे जीवों को हम अंड प्रजनक कहते हैं। और जो मनुष्य हैं, जो उच्च प्राणी हैं, उनके यहाँ जो भ्रूण है उसका परिवर्धन माँ के शरीर के अंदर गर्भाशय में होता है, तो वहां पर वो सजीव प्रजनक होते हैं और वहां परिवर्धन जो है काफी सुरक्षित वातावरण में होता है, इसलिए उनकी जो उत्तरजीविता है वो ज्यादा होती है। अब हम सारी चीजों को अब तक हमने देख लिया, उसके बाद एक बार हम पूरी चीजों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा अलैंगिक जनन जिसमें एकल जनक होता है, युग्मकों के निर्माण और संलयन की कोई बात इसमें नहीं होती क्योंकि अलैंगिक संरचनाएं बनती हैं लेकिन युग्मक नहीं बनते हैं। इसमें समसूत्री विभाजन पाया जाता है और जो संतति होती है वो आनुवांशिक रूप से अपनी माता पिता की तरह होती है, पूरी तरह से उनके समान होती है, इसलिए यहाँ विभिन्नताएं नहीं होती। वहीं दूसरी ओर लैंगिक जनन जहाँ पर दो जनक भाग लेते हैं, नर और मादा, और यहाँ पे आपके दो तरह के युग्मक बनते हैं, उनका निर्माण और संलयन होता है, संलयन के बाद वो जाइगोट बनाते हैं और इस तरह वहाँ पे अर्धगुणसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन दोनों पाया जाता है। और जो संतति होती है वो समरूप नहीं होती, ना वो अपने माता पिता के से पूरी तरह मिलती है और सगे भाई बहनों में भी वो बिल्कुल नहीं मिलते पूरी तरह से, तो उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन विभिन्नताओं की वजह से वो पर्यावरण के ज्यादा अनुकूल होते हैं। तो बच्चों अब आपको ये सोचना है कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में कौन सी विधि जो है वो सबसे अच्छी है। फिर अगले कार्यक्रम में हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।